Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis and we were discussing contour integrals and in that series we are at the discussion of anti-derivatives. इस लेक्चर में हम एंटी डेरिवेटिव थ्योरम का स्टेटमेंट और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी डेरिवेटिव थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करेंगे. ओके. Before going to the lecture, let me recall you the fundamental theorem of calculus in the real analysis. Okay, we know that. Let me write this statement. Fundamental theorem of calculus in real analysis. It says that if be a continuous function on say some domain D, which is a subset of the set of real number, and we are having a function f be such that f prime x is equal to f of x, that is जब हम f का डेरिवेटिव करेंगे तब हमें f मिलता है. Then what we are having, integration from a to b of this function f of x dx can be determined by the value of this function f at the end point, that is f of b minus f of a. So this is the fundamental theorem of calculus in real analysis. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, क्या ये सेम थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी डिस्कस की जा सकती है? अगर ऐसा है तो हमें ये इंटीग्रल क्या शो करता है, क्योंकि हम तो कॉन्टूर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं और कॉन्टूर इंटीग्रल कोई पीस वाइज स्मूथ आर्क होते हैं, कर्व होते हैं. तो इस तरीके के इंटीग्रल हमें क्या बताते हैं कि जो भी इंटीग्रल है उसकी वैल्यू केवल एंड पॉइंट्स पे ही डिपेंड कर रही, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों एंड पॉइंट्स है. तो क्या हम ऐसा एक जनरलाइज्ड वे में बोल सकते हैं कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉन्टूर इंटीग्रेशन को देखेंगे तो वो कॉन्टूर इंटीग्रेशन विद सम स्पेसिफिक कंडीशन केवल एंड पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा, वो उस कर्व पे डिपेंड नहीं करने वाला, जैसे हम यहाँ सी लिखते हैं कॉन्टूर इंटीग्रल में, वो उस कॉन्टूर पे डिपेंड नहीं करने वाला जिसके थ्रू हम पॉइंट z1 और z2 को ज्वाइन करने वाले हैं. अगर ऐसा है तब हम वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बनेगा. तो हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या ऐसा थ्योरम एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो किन कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट करता है और उसके लिए हमें क्या क्या फंडामेंटल्स चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस फंक्शन को कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस तरीके का बिहेवियर करता है उसे हम क्या बोलते हैं. ठीक है, एंड वी विल डिफाइन दिस इन द मैनुअल फॉर्म, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव है इस फंक्शन का और इसका जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब हमें ये फंक्शन मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे एंटी डेरिवेटिव. ओके, सो लेट अस स्टार्ट the complex analysis discussion by writing the definition of antiderivative of a complex function. Okay, so we are having a definition of antiderivative. Okay, let f of z be a continuous function on D, which is a subset of C, the set of complex number. Okay, then a function f of z is said to be and this word is important. Okay, and antiderivative of fz if we are having the following condition, that f prime z is equals to f of z for all z in D. तो fz के डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए अगर फंक्शन का डेरिवेटिव
इस फंक्शन f के सेम ही है, तब हम इस कैपिटल F फंक्शन को एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे फंक्शन यूनिक होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई चूज f of z is equals to sin z where z is coming from the set of complex number. Okay, अब इस फंक्शन के लिए कैन वी आइडेंटिफाई सम फंक्शन? सो आंसर इज यस। वी से दैट एफ जेड, this fz function which is equals to minus cos z, that is also z belongs to C. अगर हम f of z को minus of cos z लेंगे, then let me write if this, then what about the first order derivative of this function? So हमें पता है cos z का डिफरेंशिएशन sin z होता है, तो we will write plus sin z, okay, which is nothing but the function fz itself, right? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि sin z के लिए माइनस cos z एक एंटी डेरिवेटिव है। बट क्या ये अकेला ही एक फंक्शन है जो कि एंटी डेरिवेटिव है? सो वी कैन से नाउ इफ वी कंसीडर दिस फंक्शन which one, let f of z is equals to minus cos z plus some alpha where z is belongs to C and this alpha is also belongs to C। ये अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। ओके, अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तब भी क्या हमें, लेट मी राइट दैट इज f1। ओके, क्या अब भी हमें f1 z का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin z प्लस साइन जेड एंड अल्फा विल बी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी। इसका मतलब ऐसे हमारे पास कितने अल्फा हो सकते हैं? जितने हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जितने अल्फा हैं उतने ही अपने पास इस तरीके के एफ जेड तरीके के फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होगा और जीरो ऐड होने से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब जब तक हम कांस्टेंट को ऐड ना करें तब तक हमेशा फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यूनिक होता है। ठीक है, सो लेट मी मेक दिस नोट, एन एंटी डेरिवेटिव fz of a continuous function fz is unique except for an additive constant. Okay, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आपका जो मेन फंक्शन रहेगा एंटी डेरिवेटिव का, वो हर एक फंक्शन के लिए यूनिक रहेगा। आप उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं तब हो सकता है कि वो डिफर करे फंक्शन, ठीक है, बट एडिटिव कांस्टेंट के एक्सेप्ट हमेशा फंक्शन कांस्टेंट यूनिक ही रहेगा, ठीक है। Now, apart from the uniqueness, can we have another important property about the antiderivative? Yes. So that another property is, this is very important one. Okay, antiderivatives are analytic. Okay. अब एनालिटिक फंक्शन क्या है वो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जब भी किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो एंटी डेरिवेटिव हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब हम बात कर रहे थे कि क्या फंडामेंटल थ्योरम एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सो वी आर मेंशनिंग दिस हेडिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट existence
of fundamental theorem of calculus in C. Okay, so we are going to discuss this, and for this we are having a theorem. The theorem says this is the same thing. Okay, let me make the heading, and it is saying that fundamental theorem of calculus. Okay, it is saying, suppose that this is a very important theorem and very powerful as well. Suppose that a function f of z is continuous in a domain D if any one of the following is true, following statement is true, then so are the others. Okay, or you can say the following statements are equivalent. ओके अब ये कैसे होगा? इक्विवेलेंट कहने का सेंस क्या है कि एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाइज करे और दूसरा स्टेटमेंट पहले को इम्प्लाइज करता है, तभी वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं. तो हमें वही देखना है कि स्टेटमेंट कौन कौन से. सो ए स्टेटमेंट इज एफ ऑफ जेड हैज एन एंटी डेरिवेटिव fz throughout D. Okay, the B part says the integral of fz along contours lying entirely in D and extending from any fixed point z1 to any other point, that is z2, any fixed point z2, all have the same value. Okay, and that same value is namely integration from z1 to z2 of fz dz, that is nothing but the contour integral, is equal to the value of function fz from z1 to z2, and this will be given by f of z2 minus f of z1. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यहाँ पर एफ जेड एक एंटी डेरिवेटिव है, और ये कौन सा एंटी डेरिवेटिव है? जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में एग्जिस्टेंस की बात हो रही है. ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सम फंक्शन प्लस
कांस्टेंट लिया है तो यहाँ पर भी हम उसी की बात कर रहे हैं। हालांकि इस सब्ट्रैक्शन की वजह से कांस्टेंट हमेशा ही कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा वेरिएबल फंक्शन रहेगा वो ही यहाँ पर कुछ इफेक्ट जनरेट करेगा। ठीक है, नाउ कम टू दी पार्ट सी वेयर this fz is antiderivative, okay, where fz is the antiderivative in statement A. Okay, now come to the part C, and it is saying the integral of fz around closed contour lying entirely in D all have value 0. ओके, कैसे? जब हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड कंटूर की, तो क्लोज्ड कंटूर ऐसे कंटूर जिनके एंड पॉइंट सेम होते हैं, और यहाँ पर z1 और z2 ही तो एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जब एंड पॉइंट ही सेम है तो यहाँ पर से मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू z2, तो f of z2 माइनस f of z2 विल बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही एंड पॉइंट सेम होंगे तो इस सब्ट्रैक्शन की वजह से हमेशा इंटीग्रल्स की वैल्यू 0 ही मिलेंगी। तो जो जितने भी कॉन्टूर जो कि क्लोज्ड हैं और वो एंटायरली डी में लाई कर रहे हैं, तो उन सभी क्लोज्ड कॉन्टूर के अलोंग जब हम इंटीग्रल्स आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हमेशा 0 वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन is for the endpoints only, or the integration is depending on the endpoints z1 and z2, और जब सब्ट्रैक्शन लेंगे और सेम ही पॉइंट्स है तो उससे हमें वैल्यू 0 ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। अब इस थ्योरम की खास बात क्या है? हमने कहा ये सारे इक्विवेलेंट है और एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाइज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब A एग्जिस्ट कर रहा है तब हम B की बात कर रहे हैं और तब ही हम C की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने सिंगल एलिमेंट A ही लिख दिया हो कि एफ जेड हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव अपर केस एफ जेड थ्रू आउट डी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हमारे पास कोई एक फंक्शन आया और उसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसी बातें नहीं है, या फिर ये बे स्टेटमेंट अकेला ट्रू है, ऐसा भी बात नहीं है। हो सकता है इसके जो हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर फंक्शन हमने ऐसा लिया है जो कि अलग अलग कर के अलोंग जाने से अलग अलग इंटीग्रल की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड ना करे, वो उस कर्व पे भी डिपेंड करे जिसके थ्रू से ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में इस तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जहाँ पर हमने एक इंटीग्रल आइडेंटिफाई किया था इस तरीके के, लेट मी शो यू। इस तरीके का कुछ इंटीग्रल था, वहाँ ये 1 प्लस आयटा था, ये वैल्यू 1 थी, ये 0 था और ये आयटा था। ठीक है, जब हम इस वाले रास्ते से जा रहे थे तब हमें इंटीग्रल की अलग वैल्यू मिली थी, और जब हम यहाँ से यहाँ पर गए थे तब हमें अलग इंटीग्रल की वैल्यू मिली थी। इसका मतलब एंड पॉइंट क्या है? 0 और 1 प्लस आयटा ही है, बट एक बार इंटीग्रल की वैल्यू शायद हमें 1 माइनस आयटा बाई 2 मिला था, और एक बार हमें 1 प्लस आयटा या शायद 1 माइनस आयटा मिला था जब हमने 0 से 1 प्लस आयटा को 0 से 1 प्लस आयटा ये वाली लाइन को एज अ कर्व लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट अकेला ट्रू हो ऐसा नहीं है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और जब बी ट्रू है तब सी ट्रू है, और जब सी ट्रू है तब ए ट्रू है। ठीक है, अब सी ट्रू है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन विद द गिवन कंडीशन
एट द इनिशियल जो हमने f को कहा है कि f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जिसके लिए हर एक क्लोज्ड कंटूर का इंटीग्रल हमेशा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेटमेंट अलग अलग ट्रू नहीं है, बट हर स्टेटमेंट एक दूसरे को इम्प्लाइज करता है। जब एक ट्रू है तो बाकी के दो भी ट्रू है, ऐसा ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या मुझे मेंशन करना चाहिए? लेट मी मेंशन दिस। इट शुड be emphasized that the theorem or the above theorem does not claim that any of these statements is true for given function fz. Okay, it says only that all of them are true, or that none of them is true। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो कहने का क्या सेंस हुआ कि एक स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो बाकी के दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होंगे। तो इसका मतलब होंगे तो तीनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू है, अगर नहीं है तो तीनों एक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया और बाकी दोनों नहीं होंगे, ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं होगा ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड ओवर द डोमेन डी। ठीक है, नाउ इसके जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि तीन स्टेटमेंट है और हमें अलग अलग कंस्ट्रक्शंस करने हैं, सो इट इज़ क्वाइट लेंदी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्योरम, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इस स्टेटमेंट के प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल 1, and it is saying that evaluate integration c of fz dz where fz is equals to e to the power pi z and c is a curve, c is a contour joining iota and iota by 2। ठीक है, iota and iota by 2, so we need to identify this integral। now सॉल्यूशन। अब आप ये भी देख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव थ्योरम किस तरीके से काम करती है, क्योंकि यहाँ पर गिवन फंक्शन, जब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ओके, गिवन फंक्शन एफ जेड that is equals to e to the power pi z has an anti-derivative, कोई भी आप एक डेरिवेटिव चूज कर सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू e to the power pi z ओवर पाई। अब ये वाला जो फंक्शन, इसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि e to the power pi z
थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है और ये फंक्शन भी थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है. सो वी कैन से हैज एन एंटी डेरिवेटिव एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर पाई जेड और पाई फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c. तो जो भी इस फंक्शन का डोमेन है, अगर आपको डोमेन नहीं गिवन है, इसका मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही आपके लिए डोमेन है. ठीक है, तो ये जिस डोमेन पे डिफाइन है उस डोमेन पर थ्रू आउट दी एवरी पॉइंट इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. अगर एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हम पार्ट बी या फिर स्टेटमेंट बी की बात कर सकते हैं जहां पर हम इंटीग्रेशन को डील कर रहे थे. ठीक है, एंड just C is contour joining iota and iota by 2, so there is nothing to draw because क्योंकि iota और iota by 2 y एक्सिस पे लाई करेंगे तो ये एक लाइन है, जैसे कैसा भी इंटीग्रल हो सकता है. लेट मी ड्रॉ इट. this is the, suppose this point is iota by 2 and this point is iota. So you can choose any line. जैसे कि हमने कहा कि कंटूर सी ये लाइन हो सकता है विच इज पीस वाइज स्मूथ कर्व. ओके, हो सकता है कि कर्व ऐसा हो सकता है कर्व ये वाला हो. ठीक है, तो ये हमारा कर्व C1 है, ये C2 है, ये C3 है. कैसा भी कर्व यहाँ पर हो सकता है जो कि आयटा बाई 2 और आयटा को ज्वाइन करता है. अब ये कौन सा कर्व है इस पर हमारा इंटीग्रल नहीं डिपेंड करता है और इससे ही हमें इंडिपेंडेंसी ऑफ इंटीग्रल टू द पाथ बोलते हैं. ठीक है, कि हमारा इंटीग्रल पाथ से इंडिपेंडेंट है. ठीक है, सो देन from the antiderivative theorem, we have that we have integration along C of fz dz. हमें पता ही है कि इस इंटीग्रेशन को हमने हमेशा ऐसे डिफाइन किया z1 टू z2 और यहाँ पर z1 की वैल्यू है आयटा बाई 2 और z2 की वैल्यू है आयटा. ओके, ऑफ fz dz and using the antiderivative theorem we can write this integral is equals to the value of this function fz from iota by 2 to iota. Okay, and we know that this value is 1 upon pi and e to the power pi z iota by 2 to iota, and when we apply this then we will have 1 upon pi e to the power iota pi minus e to the power pi iota by 2. Okay, नाउ वी नो कि ई टू द पावर आयटा का क्या मीनिंग है. तो इसे अगर हम लिखेंगे तो ई टू द पावर पाई आयटा इज नथिंग बट कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -1 एंड ई टू द पावर आयटा पाई बाई 2 दैट इज कोस पाई बाई 2 plus iota sin pi by 2. Cos pi by 2 is 0, so here we will have iota. Okay, so this value is -1 and this is minus iota, so we can say this is equals to 1 upon pi. This value is -1, this value is iota, so it is minus iota, which is equal to minus 1 upon pi 1 plus iota. Okay, so here we have taken the limits as iota by 2 to iota. If you choose iota to iota by 2, then here will this negative will be positive. Okay, so this is our first example